नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। और सबसे पहले आप सबको एक बार फिर 15 अगस्त की स्वाधीनता दिवस की बहुत 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 बधाई। उम्मीद करते हैं आपका आज का दिन बहुत अच्छा जा रहा होगा। और अब जरा उन खबरों की बात करें जिसके लिए आप हमसे जुड़े हैं। बहुत सारे आज मुद्दे खड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में बहुत सारी ऐसी बातें कही जिसको लेकर के चारों तरफ चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री ने कोलकाता या पश्चिम बंगाल का नाम लिए बगैर महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और जुल्म की बात की। कहा कि ऐसे पापियों के खिलाफ, जैसा कोलकाता में एक लेडी डॉक्टर के साथ हुआ, उसकी सजा सिर्फ फांसी है और ऐसे अपराधियों के मन में खौफ पैदा करना जरूरी है। लेकिन इसके उलट हो रहा है कलकत्ता में। वहां अपराधियों के मन में कोई खौफ नहीं है। वो तो उन डॉक्टरों को मार पीट रहे हैं, उस अस्पताल में जाकर के तोड़फोड़ कर रहे हैं जहां सारी वारदात हुई। और वो डॉक्टर जो कि अपने साथी को इंसाफ दिलाने के लिए धरना दे रहे थे। कल रात जो हुआ वो सिर्फ और सिर्फ पुलिस की बेशर्मी कहिए या सरकार की बेशर्मी कहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं। कि प्रदर्शनकारी डॉक्टरों के सामने एक भीड़ आती है और उनके मंच को तोड़ देती है, फिर वो अस्पताल में दाखिल होती है, अस्पताल में तोड़फोड़ कर देती है, इमरजेंसी वार्ड में जाकर के सब कुछ अस्त व्यस्त कर देती है, दवाइयां बिखेर देती है, बर्बाद कर देती है। आखिर ये लोग कौन थे? इन डॉक्टरों के हितैषी तो नहीं थे। अब ममता बनर्जी की सरकार, उनकी पार्टी इल्जाम लगा रही है भाजपा पर। भाजपा कह रही है कि यह सब टीएमसी का प्रायोजित कांड है। उनका मकसद केवल सबूत नष्ट करना था, क्योंकि जांच अब सीबीआई करेगी और सीबीआई इसी अस्पताल में जाकर सबूत खंगालती, इसलिए इससे पहले यह सारा हंगामा और तोड़फोड़ कर दिया गया, क्राइम सीन को नष्ट कर दिया गया। इस पर हम लोग अभी बात करेंगे। इसके अलावा आज एक दूसरी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है व्यूअर्स, वो हुई राहुल गांधी किस जगह किस सीट पर बैठे हैं इसको लेकर। राहुल गांधी अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, इस लिहाज से उनका दर्जा एक कैबिनेट मिनिस्टर के समान है। लेकिन आज सबको ही हैरानी हुई थोड़ा जब देखा कि राहुल गांधी चौथी पंक्ति में बैठे हुए हैं। लेकिन इसके बाद क्लैरिफिकेशन भी आया। क्या कहा गया है सरकार की तरफ से वो हम आपको बताएंगे। कांग्रेस पार्टी के नेता क्यों राजनाथ सिंह जी से सवाल पूछ रहे हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। क्या राहुल गांधी को नीचा दिखाने के लिए सब कुछ किया गया, या फिर सरकार का जो स्पष्टीकरण आ रहा है उसमें आपको बताऊंगा क्या है, उसमें कुछ दम है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने आज सेक्युलर यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत की। यूनिफॉर्म सिविल कोड तो ठीक, इसके पीछे प्रधानमंत्री ने सेक्युलर शब्द क्यों जोड़ा। प्रधानमंत्री ने वन नेशन वन इलेक्शन की भी बात की। लेकिन सब पूछ रहे हैं कि भाई ये 300 पार वाली सरकार नहीं, 240 वाली सरकार है, गठबंधन की सरकार है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं उसको कर पाएंगे? इस पर भी हम लोग बात करेंगे। मेहमानों से आपको मिलवा देता हूं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बहुत स्वागत सर आपका। विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ एक बार फिर। विजय, बहुत स्वागत आपका। समीर जगांवकर साहब को आप इंडिया टीवी पर सुबह से पहली बार देख रहे हैं, 15 अगस्त मना रहे थे, बहुत अच्छा सर, बहुत स्वागत आपका भी। और अब आइए कलकत्ता के बारे में हम लोग बात करें। कोलकाता में कल जो हुआ आप देखेंगे तो शायद आप एतबार ना कर पाए। पहली बार जिसने भी ये खबर देखी होगी उसको यकीन नहीं हुआ होगा। एक शांतिपूर्ण पीसफुल डॉक्टर्स का प्रदर्शन जो सिर्फ अपने साथी जिसके साथ बर्बरता हुई उसके लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा वो कुछ नहीं कह रहे थे। शांतिपूर्वक उन्होंने मार्च निकाला, उसके बाद अपना धरना दिया। सामने से एक भीड़ आती है जो पहले तो उन्हीं के समर्थन में नारे लगाती है, लेकिन फिर वो भीड़ उग्र होती है, हिंसक होती है। वो पहले डॉक्टरों के साथ मारपीट करती है, जिस मंच पर वो बैठे हुए थे वो मंच तोड़ती है, फिर वहां पुलिस के साथ उनकी हाथापाई होती है। उसके बाद ये भीड़ अस्पताल के अंदर दाखिल होती है। सोचिए, अस्पताल में जाकर तोड़फोड़ कौन करेगा, क्यों करेगा? अस्पताल में जाकर इमरजेंसी वार्ड के अंदर तहस नहस कर दिया जो कुछ इन लोगों को दिखाई दिया। अब इस पर दोनों तरफ से इल्जाम चल रहे हैं। टीएमसी कह रही है कि यह सब कुछ बीजेपी ने करवाया है, उनसे वो फिर उनको बताना चाहिए बीजेपी क्यों करवाएगी। दूसरी ओर बीजेपी कह रही है कि ये सब सरकार करवा रही है, सरकार सबूत नष्ट करना चाहती है। तो क्या सरकार बिल्कुल सबकी आंखों के सामने ऐसा कोई कांड करेगी जिससे उसके ऊपर सवाल उठे? पहले ही वो बहुत सारे सवालों के घेरे में है। इस सब पर प्रधानमंत्री ने आज बिना नाम लिए कुछ बातें कही। उन्होंने कहा, मैं एक बार फिर बहुत पीड़ा के साथ यह बात कह रहा हूं कि हमारे देश में महिलाओं पर जुल्म अत्याचार हो रहे हैं और इन अपराधियों के मन में खौफ नहीं है, लेकिन वो खौफ पैदा करना पड़ेगा। जैसी बर्बरता हो रही है ऐसे अपराधियों की सजा केवल और केवल फांसी है। सख्त शब्द इस्तेमाल किए प्रधानमंत्री ने, आप सुने पहले। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो, वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब बलात्कार की या महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती हैं तो उसकी बहुत चर्चा होती है, बहुत प्रचार होता है, मीडिया में छाया रहता है। लेकिन जब ऐसे राक्षसी मनोवृत्ति व्यक्ति को सजा होती है तो वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती है, कोने में कहीं पड़ा रहता है। अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि
ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि ये पाप करने की हालत ये होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है। और मुझे लगता है कि ये डर पैदा करना बहुत जरूरी है। अब कोलकाता पर प्रधानमंत्री का ये कहना अपने आप में बताता है कि मामला कितना संगीन है, कितना गंभीर है। कोलकाता में ममता बनर्जी कह रही हैं कि सीबीआई के पास अब जांच चली गई है। सीबीआई 25 तारीख तक, रविवार तक अगले, इस अपराधी को या जो भी उसमें शामिल है उन सबको फांसी दिलाए। फांसी की सजा भी नहीं बोला, फांसी दिलाए, एग्जीक्यूट कर दे। और नहीं तो मैं फिर इसके लिए सड़क पर उतरूंगी, मैं फिर मोर्चा निकालूंगी। क्या ममता बनर्जी इस बात से नाराज हैं कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह जांच सीबीआई को सौंप दी? क्या उनकी पुलिस अगर जांच कर रही होती, जिसका क्रेडिट वो ले रही हैं कि हमने तो अपराधी को जल्द पकड़ लिया, क्या जो मांग वो सीबीआई से कर रही हैं वो खुद पूरी कर सकती थी? क्या इस अपराधी को वो फांसी की सजा दिला सकती थी 10 दिन के अंदर? अगर नहीं तो फिर वो ये क्यों कह रही हैं? और अगर इसको शुद्ध राजनीति ना कहें तो क्या कहें? हर्षवर्धन त्रिपाठी जी तो सुबह हम लोग इसी विषय पर बात कर रहे थे, सुबह जब वो आए तो उन्होंने बड़ी कष्ट से बात की और उन्होंने कहा कि ये तो राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। वो बहस अपनी जगह पर, लेकिन कुछ तो होना चाहिए, इससे तो सब सहमत हैं अब कोलकाता में जो हो रहा है। देखिए, मैं अभी सुबह हम लोगों ने बात की थी और उसके बीच में अभी फिर पिछले 1 घंटे में मैंने उससे जुड़ी हुई ढेर सारी खबरें और वीडियो देखे। कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर का दिमाग खराब हो गया है, मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, या वो ये समझने लगे हैं कि सब कुछ देश वही चलाते हैं, उनसे बड़ी अथॉरिटी कोई नहीं। वो बाकायदा सोशल मीडिया पर खोज जो भी वहां से संबंधित खबर कर रहा है उसको धमकी दे रहे हैं। उसको मतलब वो खुद नहीं दे रहे हैं, लेकिन कोलकाता पुलिस उनको टैग कर रही है और कह रही है कि हम आपके खिलाफ लीगल एक्शन ले रहे हैं। फिर किसी पे कहती है, कह रही ये तो जो क्राइम सीन है वो ये वाला है, और आप लोग कह रहे हैं, जैसे अभी आपने कहा ना कि एविडेंस मिट जाएगा, तोड़फोड़ हो गई, कल भी हम लोगों ने चर्चा की। अब वो ये चाहते हैं कि एक ब्रैकेट के भीतर ही मीडिया बात करे। कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर ने कहा कि सारा मीडिया का किया धरा है, सारा मलाइन वो कर दे रहे हैं, मलिशियस रिपोर्ट कर रहे हैं। जो डॉक्टर हैं वो कह रहे हैं कि हमें इतना भय है कि हमको समझ में नहीं आ रहा है कि रात को घर से हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से घर हम जाएं कि न जाएं। जो ये प्रदर्शन हुआ है ये पश्चिम बंगाल का सेट तरीका है। वहां इसी तरह से भीड़ आती है, भीड़ नारे लगाते हुए आती है, और उसके बाद कहा जाता है कि भीड़ में किसने क्या कर दिया ये पता नहीं चला। घटना को कई दिन हो गए, अब तो स्थिति यह है कि ममता बनर्जी जी कहीं बाहर है नहीं। इतनी भी फोर्स नहीं थी कि रात को कोई वहां प्रदर्शन करने आता और वो मतलब सब कुछ करे। वो प्रदर्शनकारियों के ऊपर टूट पड़े वो लोग गेट तोड़कर अंदर आ गए और पुलिस उनको रोक नहीं पाई। जो लोग वहां कह रहे हैं उनको पुलिस धमका रही है, उन लोगों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये शायद दूसरी घटनाओं से एकदम अलग है। और जो आप ममता जी को कह रहे हैं, मैं इतना बता दूं, ये राज्यपाल पहुंचे हैं डॉक्टर। अच्छा, राज्यपाल पहुंच गए, नहीं जरूरी है। ममता बनर्जी ने सीबीआई को घुसने से रोक दिया था और कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सीबीआई को जांच दे दी। संदेश खाली के मामले में जब सीबीआई गया, शेख शाहजहां सीबीआई के कब्जे में जाने के बाद, तो ममता बनर्जी की सरकार गई वहां, उन्होंने कहा कि अरे हमको दीजिए ना, सीबीआई ईडी को क्यों दे देंगे। आप सोचिए, वो उस अपराधी को जब वो पेश होता है तो इस अंदाज में पेश होता है जैसे सलामी गारद उसी के लिए खड़ी हो। तो ये जो कलकत्ता में चल रहा है, और इसीलिए मैंने सुबह कहा, मैं आमतौर पर इसके कतई पक्ष में नहीं रहता कोई चुनी हुई सरकार गिराई जाए और राष्ट्रपति शासन लगे, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, 355 की रिपोर्ट जगदीप धनखड़ के समय से आई हुई है, अभी भी जो स्थिति दिख रही है वो ये होना चाहिए और सीवी आनंदो बोस को इसको करना चाहिए। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इसके अलावा और कौन सी वजह होगी कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं धरना दे देंगे, अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं धरना दे देंगे, और 7 दिन में ये सबको पकड़ नहीं पाए। लेकिन 7 दिन में इनको फांसी चाहिए, 7 दिन में पकड़ नहीं पाए थे। ममता बनर्जी ने अपने लिए जो टाइमलाइन तय की थी कि अगर रविवार तक हम नहीं पकड़ पाए तो सीबीआई को सौंप देंगे, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने उनको वो टाइम नहीं दिया। लेकिन उनको अब चिढ़ लग गई। क्या चिढ़ से राजनीति चलती है? ये चिढ़ ही है, ये चिढ़ है, ये इस तरह की चिढ़ है। ये सीबीआई से चिढ़, मोदी सरकार से चिढ़, और सबसे बड़ी चिढ़ कि तुम लोगों की इतनी हिम्मत हो गई कि मैंने भरोसा दे दिया, उसके बाद भी तुम धरना प्रदर्शन करोगे। डॉक्टरों से चिढ़ है इसमें। और जो प्रिंसिपल, हालांकि उन्होंने अपने उसमें लिखा है, जो उन्होंने एक रिटर्न जो एक बयान जारी किया है कि मैं आपके पांव पकड़ती हूं, आप लोग अपने अपने काम वापस। ममता बनर्जी का ये पुराना तरीका है। लेकिन सोचिए कि जो प्रिंसिपल था उसके बारे में वहीं के जो पहले उनके डेप्यूटी रहे, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा इस आदमी का काम ही है
डॉक्टरों के बीच में फूट डालना, डॉक्टरों को बैठा के धरना प्रदर्शन कराना और किसी और के ऊपर आरोप लगवाना, वहां पैसे लेने का आरोप है, बेड बेचने का आरोप है, यह सब कुछ उसमें शामिल है। देखिए, इस पूरे प्रकरण में, कांड में शुरुआत से जो कुछ हुआ है वो समझ से परे है और शायद कहीं और ऐसा हमने सुना भी देखा भी नहीं। शुरुआत से ही अस्पताल जब इसको एक हत्या को, और वो गैंग रेप है या रेप है ये तो पुलिस बताए, सीबीआई बताए, उसको सुसाइड, खुदकुशी बताने का प्रयास करना, परिवार को ये बता देना, परिवार को उनकी बच्ची की लाश तक देखने न देना, ये सारी बातें अब एक इस पे भी वो लोगों को धमका रहे हैं। हाँ, कि सुसाइड बिल्कुल हमने नहीं कहा। अस्पताल ने कहा, याद आ रहा है मुझे, एक फैमिली ने बोला है कि अस्पताल ने कहा। मैंने 1 घंटे देखा ना, मुझे लग रहा है कैसी संवेदनहीन कलकत्ता पुलिस हो गई और कैसी संवेदनहीन ममता बनर्जी हो गई। फिर उसके बाद प्रिंसिपल वाली जो बात आपने बताई, हटाना और फिर दूसरे अस्पताल में तुरंत ऐसा लगा कि प्रमोशन करके लगा देना। फिर जिस कमरे के अंदर हत्या हुई उस कमरे में रेनोवेशन के नाम पर तोड़फोड़ कर देना। अब कमिश्नर साहब अगर इसको भी झूठ बताते हैं तो फिर तस्वीरों पर क्या बोलेंगे, मैं नहीं जानता हूं। उसके बाद प्रदर्शनकारी डॉक्टरों के ऊपर हमला, अस्पताल के अंदर तोड़फोड़, मुख्यमंत्री का कहना कि उनको फांसी पर लटकाओ 1 हफ्ते के अंदर। सब कुछ सर समझ से परे है। विजय जी, मुझे लगता है कि ममता जी बहुत संवेदनशील होंगी इस इशू पर, तो वो ज़्यादा गंभीर तरीके से चाहती हैं कि फांसी लग जाए। बाकी बातें सब ठीक हैं कि जिस तरह से पहले ये तो उनके पेरेंट्स ने, जो रिलेटिव्स थे, उन्होंने ये कहा कि भाई वहाँ पर कहा गया कि सुसाइड का केस है ये जब इन्फॉर्म किया गया तब ये बताया गया कि भाई सुसाइड किया है। ये कहीं और से नहीं आई है बात, कोई पॉलिटिकल लीडर ने, शुभेंदु अधिकारी या कोई और अधिकारी ने, किसी ने कहा हो, ऐसा नहीं है। वो पेरेंट्स ने ये कहा कि भाई वहाँ पर हॉस्पिटल से ये इन्फॉर्मेशन मिली। फिर दूसरी बात कही गई, उसको लड़की का मूवी नहीं देखने दिया गया। तीसरी बात जो हमने देखी कि जो वहाँ के जितने भी जगह जहाँ पर हुई थी वो छेड़छाड़ की गई, उसके साथ क्या क्या हुआ है। और चौथी घटना, जिस तरह से प्रदर्शनकारियों के साथ जो कुछ हुआ रात को, ये सब चीज़ें कहाँ ले जाती हैं कि क्या सरकार इस इशू को, मैं इस पर नहीं जा रहा, जो अभी बात हो रही है कि वो डॉक्टर पैसे लेता है, बेड बेचता है, क्योंकि उससे हम इशू को डाइवर्ट कर देंगे। अभी सबसे बड़ा इशू है कि एक बच्ची के साथ, एक डॉक्टर के साथ बलात्कार हुआ, उस पर सरकार किस तरह से काम कर रही है। यदि ये प्रदर्शन बीजेपी वालों ने किया है, ऐसा अगर है, तो मुझे लगता है अब तक तो रात में बीजेपी, ममता जी की सरकार बहुत पकड़ लेती और बता देती कि भाई ये 9 लोगों को पकड़ा, वो बीजेपी वाले हैं तो बताएं। नहीं, मैं कह रहा हूं 9 लोग पकड़े हैं ना इन्होंने कल के बाद। मैं यही कह रहा हूं, बताइए कि अगर बीजेपी वाले हैं तो बता देती कि भाई सरकार में तो आसानी से हो जाता और वो तो पकड़ में ही आ जाता कि कौन कौन लोग हैं। तो इस मामले की गंभीरता को देखें, और प्रधानमंत्री ने ये जो अच्छा किया कि कोई नाम नहीं लिया, लेकिन उस इशू को गंभीरता पर चर्चा की है। बार बार हम लोग ये चर्चा करते हैं कि पॉलिटिक्स में पिक एंड चूज मत करिए, लेकिन जो घटना हुई है उस पर बचने की भी कोशिश मत कीजिए। सर, क्या ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ छुपाने की कोशिश हो रही है? छुपाने की कोशिश हो रही है, लेकिन क्यों छुपाने की कोशिश हो रही है, मैं ये पूछ रहा हूं। कोई ममता बनर्जी पे तो आरोप नहीं लगा रहा, क्या आरोप उन पे लग रहा है क्या? तो घटना जो उनके सब हुई है, आरोप जो लगाया गया है, मतलब वो अभी नहीं, ममता बनर्जी बलात्कार में शामिल थोड़ी है। ममता बनर्जी, मैं ये कह रहा हूँ उनकी तो ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि वो इसको सामने लेकर आए। ये बहुत गंभीर मसला है। इस समय सारे इश्यूज को आप छोड़ दीजिए कि वो चोर है, कि ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन जो इशू है, अग्निमित्रा पॉल जो विधायक हैं भाजपा बीजेपी की, उन्होंने कहा कि इसमें तृणमूल कांग्रेस के किसी सांसद या विधायक, किसी के रिश्तेदार का कुछ मसला है, नेफ्यू या कौन, ऐसे कुछ उन्होंने बताया है। और इसमें दूसरा जो मसला है कि ये जो व्यक्ति है ये भी कलकत्ता पुलिस का वॉलंटियर था। तो ये 2 चीजें हैं जो सरकार से जुड़ती हैं। सरकार को इस पर स्पष्ट होना चाहिए था। सरकार उल्टे और ज्यादा, मैं यही कह रहा हूं कि सरकार को तो ज्यादा इमेज साफ करने के लिए, और हम लोग क्यों बार बार बात करते हैं कि भाई हमारा महिला नेतृत्व हो। मतलब मैं वैसे कोई मेल चीफ मिनिस्टर हो तब भी यही उम्मीद करूंगा, लेकिन कोई फीमेल चीफ मिनिस्टर है तो उससे हम ज्यादा सेंसिटिव होने की उम्मीद करते हैं। अगर इतनी चिंता कोलकाता पुलिस कमिश्नर को या कोलकाता पुलिस को है कि मीडिया की रिपोर्टिंग ठीक नहीं हो रही है, तो उनको जो कुछ भी गलत है वो उसको आकर स्पष्टीकरण देना चाहिए ना। बता दें कि ये वो भी मीडिया बताएगा। ये घटना वहां की नहीं है जो आप बताइए, छेड़छाड़ हुई है। भाई हम ठीक है, हम अगर फैक्ट पर गलत है तो आप फैक्ट करेक्ट कीजिए ना। अब अगर हाईकोर्ट में महिला के पेरेंट्स जाकर के पिटीशन लगा रहे हैं कि रेप नहीं गैंग रेप है, ऑटोप्सी रिपोर्ट के अंदर आया है कि 150 ग्राम वीर जो है उस पर चर्चा भी नहीं की जा सकती। जो ऑटोप्सी रिपोर्ट भी आई है ना, वो बेहद, मतलब उस पर चर्चा करना बर्बर है, पाशविक है। वो चाहते हैं कि लोग डर के मारे रिपोर्ट ना करें।
ये जब कोई कहता है ना कि मीडिया बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहा है, जब सोशल मीडिया पे आप टैग करके कह रहे हैं लगते हैं कि मैं लीगल एक्शन लूंगा, तो ये मैं तो चलिए कल की घटना पर नहीं करने कल की घटना पर आता हूं। दोनों ने एक दूसरे पर इल्जाम लगाया, टीएमसी और बीजेपी ने, कि इन्होंने जाकर के वहां तोड़फोड़ की, इनके गुंडे थे। एक एक तरफ की बात सुनिए और कोई लॉजिक दिखाई देता है कि कोई ऐसा करेगा तो हम लोग उस पर बात करते हैं। पहले टीएमसी का आरोप कि बीजेपी ने अपने गुंडे भेजे। बीजेपी गुंडे भेजेगी, जो उसके हाथ में मुद्दा आया है उसको हाईलाइट कर रही है पूरे देश के अंदर ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ, उसको अपने गुंडे भेज करके वहां तोड़फोड़ करा करके डॉक्टरों को पीट करके अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड को तहस नहस करके जो प्रदर्शन कर रहे हैं उस घटना के खिलाफ। नहीं, ये तो हैरत है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि ये बलात्कार कांड तो बीजेपी ने करवाया है। हो सकता है आने वाले समय में ममता बनर्जी ये भी बोले, आप जब घोषित हड़ताल है, घोषित रिक्लेम नाइट होने वाला है, तो पुलिस का पहला दायित्व क्या होता है कि हम संविधान कानून के तहत कोई प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई आंदोलन कर रहे हैं, तो उस पर बाहर का कोई खतरा नहीं हो, इससे सुरक्षित रखना। वो चाहे बीजेपी का आए, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी का आए, क्योंकि उन्होंने तो यह भी कहा है कि सीपीआईएम और भाजपा मिल के दोनों जो है इसका राजनीतिकरण कर रही है। तो ये तो पुलिस की जिम्मेवारी है। और पुलिस कमिश्नर जहां यह मानने को तैयार नहीं है कि हमारा फेल्योर है, मीडिया ने सब करा दिया है, वहां आप क्या कल्पना कर सकते हैं। मेरे पास जो, देखिए, मुझे तो लग रहा है कि वो जो वॉलंटियर है उसको भी अकेले फांसी चढ़ा देने की कोशिश है, और इसके पीछे कुछ तृणमूल कांग्रेस के किसी बड़े नेता के परिवार का कुछ न कुछ ऐसा है जिसको हर दृष्टि से छिपाने की कोशिश है। बंगाल के अखबारों में यह चल रहा है कि किसी बड़े नेता के भतीजे की उसमें भूमिका है। अब लोग ये अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं कि ये बड़े नेता का भतीजा कौन है, क्योंकि जैसे मैं पहले भी बोला हूं फिर बोलता हूं, जिस ढंग से हमास के आतंकवादियों ने वहां यहूदी लड़की का, बच्चियों का जिस ढंग से मर्डर करने के बाद बलात्कार किया और उसके अंग फाड़े हैं, ठीक उस प्रकार की घटना यह है। तो इस घटना के पीछे के भी चीजों को देखनी पड़ेगी। मैं क्यों, आप ठीक कह रहे हैं, वो सारी बातें आ रही हैं। मैं फिर कल वाली वारदात पर ही आता हूं, क्योंकि ये बिल्कुल समझ में आने वाली बात नहीं है। बीजेपी कराएगी, जैसे मैंने कहा, अपने हाथ से मुद्दा, खुद उसको ममता बनर्जी को वापस दे देगी। और ममता बनर्जी की तरफ से भी सोच के अटपटा लगता है कि वो इतनी ब्रेजनली किसी अपने लोगों को भेजेंगे, जाओ जाओ इन डॉक्टरों को मारो पीटो। 2 दिन में सीबीआई जांच कर दे, 90% पुलिस ने कर दिया। ममता बनर्जी का इतिहास भी देखो, किस तरह से वो सरकार चलाती है। एक राजीव कुमार कमिश्नर हुआ करते थे बंगाल के, उसके लिए ममता बनर्जी धरने पर बैठ गई थी। जब सीबीआई गिरफ्तार करने आ रही थी राजीव कुमार को, तो उनको बचाने के लिए ममता बनर्जी धरने पर बैठ गई। और आज ये पुलिस कमिश्नर कहते हैं कि मीडिया चला रहा है, जनता अफवाह फैला रही है, विरोधी दल शामिल है। मुझे लगता है कि ममता बनर्जी को सबसे पहले जो रातों घटना घटी है, उसके बाद जो पुलिस कमिश्नर है गोयल, विनीत गोयल, उनको तत्काल वहां से हटा देना चाहिए और किसी और अन्य पुलिस कमिश्नर को लेकर आना चाहिए। पुलिस कमिश्नर का काम क्या होता है? जब इतनी बड़ी घटना आरजीकर कॉलेज में घट गई है, इतनी विभत्स कांड हुआ है, तो ये तो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट रहती है कि वहां पर जाकर घेराव हो रहा है, वहां अगर लोग, जनता सड़क पर उतर रही है, तो यह तय है कि जनता सड़क पर उतरेगी, तो उसमें कुछ ऐसे लोग भी शामिल होंगे जो हिंसक प्रदर्शन कर सकते हैं, अस्पताल में जा सकते हैं या किसी तरह का जान माल का नुकसान करेंगे। कलकत्ता जैसी राजधानी में, बंगाल की राजधानी जहां मुख्यमंत्री रहती है, जहां गवर्नर रहते हैं, पुलिस कमिश्नर बैठते हैं, इतना लॉ एंड ऑर्डर मजबूत होना चाहिए। वहां 5000 लोग इकट्ठे हो गए, 1000 लोग अस्पताल में घुस जाते हैं, और ममता बनर्जी को, पुलिस को भनक तक नहीं लगती, इंटेलिजेंस को भनक तक नहीं लगने लगी कि रात को इस तरह की घटना होने जा रही है। डॉक्टर्स को मारा जाता है, पूरा तोड़फोड़ की जाती है, और मुझे लग रहा है ये पूरा एक सुनियोजित षड्यंत्र था, जिसके अंदर ये व्यवस्था सुनिश्चित की गई है तो कि सीबीआई के हवाले वो सबूत न लगे। यहाँ पर ये जो कल उपद्रवी आए, ये पहले आए प्रदर्शनकारियों के समर्थन वाला एक वो चोला फोड़ करके उनके समर्थन में नारे लगा रहे थे, और फिर उन्होंने अचानक ये शुरू किया। और जिस तरीके से उनके साथ पुलिस सहानुभूति अपना रही थी, पुलिस ने किसी को नहीं पकड़ा रात को, और जिस तरीके से उन्हें खदेड़ रही थी, बता रहा था कि पुलिस जानती है कि प्रदर्शनकारी कौन है, ये तोड़फोड़ करने वाले कौन लोग हैं, और अस्पताल में जाकर जो सबूत बिताने की कोशिश की जिन लोगों ने, मुझे लग रहा है यह सुनियोजित साजिश थी कि किसी भी तरीके से जब सीबीआई जाए तो सीबीआई को सबूत न मिले, और फिर हम कह सके कि सीबीआई इस मामले को सॉल्व नहीं कर सकी। ममता बनर्जी का इंटेंशन है कि इसके पीछे जो और लोग इन्वॉल्व हैं, जो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस करने वाले लोग हैं, जो ममता बनर्जी की पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, जो रसूखदार राजनीतिक लोग हैं, वो बचाना है उन्हें। यह बात साफ हो रही है। ममता बनर्जी इससे न्यायिक जांच करवाने के लिए सीबीआई को जरूर मजबूरी पे दी है, लेकिन ममता बनर्जी की पूरी कोशिश हो कि वो अपराधी के साथ जो दूसरे लोग हैं उनका नाम सामने ना आए।
लेकिन मुझे लगता है कि अब सीबीआई को ये बात की भनक लग गई होगी, अब दूध का दूध पानी का पानी होगा। जरूर ऐसे लोग आएंगे जो इसके पीछे मुख्य गुनहगार है। अभी तो उन्होंने एक प्यादा पकड़ा जो असली मगरमच्छ है, मुझे लगता है वो आने वाले दिनों में कब्जे में आने वाला है। लेकिन कुछ भी हो, देखिए इसका सच तो जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन ममता बनर्जी के हाथ से इस पूरा नैरेटिव जो है वो छूट रहा है। देखिए जवाब नहीं किसी बात मैं का। इसको शब्द में कहूंगा कि हम लोग ये न कहें कि ममता बनर्जी के हाथ से नैरेटिव छूट रहा है। ममता बनर्जी के हाथ से बंगाल छूट गया है। अगर आप ध्यान से देखें, और इसमें कतई ये हो सकता है सुनते हुए लगे कि मैं किसी सरकार या किसी महिला या किसी पार्टी की बात कर रहा हूं। जब ममता बनर्जी 2011 में कम्युनिस्टों के राज को खत्म करके आई थी तो एक उम्मीद सबसे बड़ी थी। वो उम्मीद क्या थी कि जिसको तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता, जब कांग्रेस और कम्युनिस्ट एक साथ लड़े तो वो कहते थे कि खून में, लोगों के खून में भात मिलाकर उनको खिला दिया जाता था। मतलब ये आप सुन के सिर्फ सोचिए, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कम्युनिस्ट हिंसा जो होती थी उसमें लोगों के खून में भात मिलाकर खिला दिया जाता था। उन्हीं कम्युनिस्टों के साथ कांग्रेस चली गई। ममता बनर्जी कांग्रेसी हैं, तृणमूल कांग्रेस में युवा कांग्रेस के रास्ते वहां पहुंची। इनका हाथ पैर सब तोड़ दिया गया था राइटर्स बिल्डिंग के सामने प्रदर्शन में, और अब जब यहां पहुंची तो उम्मीद थी कि चलो ठीक है 11 नहीं 16 साल। अभी उस दिन सदन में वो बोल गए थे सौगत राय कि हमको तो सिर्फ एक किशन जी को मारना पड़ा। कहा जाता है कि जो माओवादी किशन जी है उसने एक समय में तृणमूल कांग्रेस की मदद की, बाद में तृणमूल की सरकार ने उसको मरवा दिया, हत्या करा दी उसकी, ये कहा जाता है। वहां उस दिन सौगत राय ने बोल ही दिया। अब 11 से हम 24 में खड़े हैं। इतने सालों के शासन के बाद अगर आज भी हिंसा इस तरह से हो रही है, हर बार ममता बनर्जी संदेश खाली से लेके ताजे मूल से लेके जितने भी उनके यहां इस तरह कांड होते हैं वहां ममता बनर्जी जाने अनजाने उनके साथ खड़ी नजर आती हैं। तो बंगाल छूट रहा, और मैं फिर कह रहा हूं वहां प्रेसिडेंट रूल के अलावा कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं। जो आप कह रहे हैं वो पता नहीं वो विकल्प है कि नहीं। सरकार नहीं सुनेगी, ये इस पे मुझे कोई भ्रम नहीं है, क्योंकि धनखड़ जी ने, मैंने बहुत पहले धनखड़ जी से बहुत लंबी बात की तो उन्होंने जब कहा था कि मैं इसकी रिपोर्ट भेज चुका हूं, राज्यपाल रहते, लेकिन केंद्र सरकार ने नहीं स्वीकार किया। शायद उनको लगता है कि अगर हम बर्खास्त कर देंगे तो और हमारे ऊपर आ जाएगा।